भाई, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? आगे तो बहुत अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। अरे तुम क्यों घबरा रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, फिर तुम क्यों डर रही हो? भाई, मैं तो पीछे का रास्ता भी भूल गई। हम कहाँ से होकर आए हैं? अगर हम दोनों इस घने अंधेरे में अलग हो गए तो मैं कहाँ जाऊंगी भाई? आप पीछे वापस चले। तभी देखते ही देखते उसका भाई ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। ऋचा शेरनी अपने भाई को यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे दूर दूर तक बस अंधेरा ही नजर आता है और पूरा जंगल सुनसान नजर आता है। ऋचा शेरनी बेचारी अपने भाई को इधर उधर तलाश करती है, मगर उसे कहीं भी वो नजर नहीं आता है और वो चलते चलते एक और भी सुनसान जगह में पहुंच जाती है। वो जंगल बहुत ही घना और डरावना था। उस जंगल से हर तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऋचा शेरनी इन आवाजों को सुनकर बहुत डर जाती है। कौन है? प्लीज मेरी कोई मदद करो, मैं अपने भाई से बिछड़ गई हूँ, प्लीज मेरी कोई मदद करो प्लीज। तभी उस रास्ते से होती हुई एक शेरनी वहां से गुजरती है। वह शेरनी ऋचा को वहां देखकर रुक जाती है। अरे बेटा, तुम इतनी अंधेरी रात में यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? शेरनी आंटी, मैं अपने भाई के साथ जंगल में आई थी और मेरा भाई ना जाने कहाँ चला गया। मैं अकेली रह गई, मैं अपने भाई को ही ढूंढ रही हूँ। अब बेटा, तुम एक काम करो, अभी तुम मेरे साथ चलो और सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे जंगल छोड़ दूंगी। लेकिन शेरनी आंटी, मुझे तो अपने जंगल का रास्ता भी नहीं पता, फिर मैं कैसे जंगल वापस जाऊं? मैं तो कभी इस रास्ते से नहीं गुजरी, इसीलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं, तुम मेरे साथ चलो। अब शेरनी ऋचा को अपने घर लेकर आती है। ऋचा शेरनी जब शेरनी की हवेली देखती है तो दंग रह जाती है। वह शेरनी सुंदरवन जंगल की महारानी थी और वो एक बहुत अमीर शेरनी थी। इतनी आलीशान हवेली को देखकर ऋचा खुश होती है और वह बोलती है, रानी शेरनी, क्या ये आपका घर है? हाँ बेटा, ये मेरा ही घर है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मैं इतनी आलीशान हवेली में अकेली ही रहती हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है बेटा। अरे रानी शेरनी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपके पास इतनी धन दौलत है, फिर भी आप उदास हैं। मेरे पास देखो कुछ भी नहीं है, और तो और मेरी माँ भी नहीं है। मेरी माँ मेरे पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही मर गई थी और कुछ दिन मेरे पिता ने मेरा बहुत ख्याल रखा और फिर एक दिन मेरे पिता ने जंगल की ही एक शेरनी से शादी कर ली। मैं अपनी माँ को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो पूरा दिन मुझसे जंगल के काम करवाती है और बोलती है, अगर तुमने अपने पिता को ये सब बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन माँ जी, आप ये सब क्यों करती हैं? मैं आपको दिल से अपनी माँ मानती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ये सौतेला सलूक क्यों करती हैं? चुप कर और चुपचाप जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। अगर मैंने कभी उन्हें मना किया तो वो मुझे खूब मारती हैं। मेरे पिताजी पूरा दिन मेहनत करते हैं और शाम को आकर वो सो जाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता मैं उस घर में एक एक पल कैसे गुजारती हूँ। मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है। क्या वो तुम्हारे साथ ये सब करती है? और वो तुम्हारा भाई जो तुम्हें जंगल में छोड़कर गया है, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है? मेरा सौतेला भाई रघु पहले तो मुझसे थोड़ा बहुत प्यार करता भी था, लेकिन मेरी माँ ने उसे भी मेरे खिलाफ कर दिया और वो कल रात शायद इसीलिए मुझे अंधेरे जंगल में लेकर आया था कि वो मुझे अकेला छोड़कर भाग जाए और मैं यूं डर डर कर भटकती रहूं। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे लिए मैं हूँ, मेरी तो वैसे भी कोई संतान नहीं है। आज से तुम मेरे साथ रहोगी और मेरे बाद मेरे खजाने और इस जंगल की वारिस बनोगी। अब शेरनी ऋचा शेरनी को अपने साथ ही अपनी हवेली में ही रख लेती है और वो उसे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही पालती है। उधर जब गब्बर शेर को अपनी बेटी दिखाई नहीं देती है तो वह शेरनी से पूछता है, अरे शेरनी,
ऋचा कहाँ है? वो मुझे रात में भी दिखाई नहीं दी और अब सुबह भी हो गई। वो आखिर कहाँ गई हुई है? शेर महाराज, मैं आपको क्या बताऊं? रात मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि आप परेशान हो जाएंगे और आप पूरा दिन काम करने के बाद रात भर नहीं सो पाएंगे। वो ऋचा तो कल शाम ही ना जाने कहाँ गायब हो गई। मैंने पूरा जंगल ढूंढा लेकिन मुझे उसका कहीं पर भी पता नहीं चल सका। और मुझे जंगल की एक गाय ने बताया कि उसने सुबह उसे बाला शेर, आपके सबसे बड़े दुश्मन के साथ देखा था। मुझे तो लगता है शायद वो उसी के साथ कहीं चली गई है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? ऋचा ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती, और वो भी मेरे सबसे बड़े दुश्मन के बेटे के लालच में आकर। मैं कभी उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वो ये सब करेगी। मैं उसे इस सब के लिए कभी माफ नहीं करूँगा। गब्बर शेर जब उसकी बातों पर यकीन कर लेता है तो शेरनी को सुकून मिल जाता है और वह मन ही मन बहुत खुश होती है। दिन ऐसे ही बीतते हैं और गब्बर शेर के मन में ऋचा शेरनी के लिए नफरत बढ़ती ही जाती है। उधर ऋचा शेरनी भी अब बड़ी हो जाती है और रानी शेरनी उसे बिल्कुल अपनों जैसा प्यार देती है। एक दिन वृंदावन जंगल से शेरनी के लिए पैगाम आता है। रानी शेरनी, वृंदावन जंगल में भुखमरी बढ़ती ही जा रही है। वहाँ के राजा शेर ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है और आपसे मदद के लिए बोला है। बाघ ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है और रानी शेरनी अपने खजाने से कुछ पैसे और अनाज की बोरियां भरवाती है और अपने मंत्री, मानव बाघों और ऋचा शेरनी को लेकर वृंदावन जंगल की ओर निकलती है। कुछ देर तक चलने के बाद वो सभी वृंदावन जंगल पहुँचते हैं। ऋचा शेरनी जब उस जंगल में जाती है तो उसे वो जंगल कुछ जाना पहचाना लगता है और वह शेरनी से बोलती है, शेरनी माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं पहले भी इस जंगल में आई हूँ। शायद बेटा तुम आई हो, इसीलिए तुम्हें ये सब लग रहा है। अभी चलो आगे चलकर देखते हैं। अब कुछ दूर चलने पर रानी शेरनी गब्बर शेर की गुफा के पास पहुँचती है। ऋचा शेरनी जब अपने पिता को इतने सालों के बाद देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ऋचा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की? चली जाओ यहाँ से। सालों पहले तुम मेरे दुश्मन के साथ मुंह काला करके चली गई थी, फिर आज वापस क्यों आई हो? ऋचा जब अपने पिता की ये सब बातें सुनती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। पिताजी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? तभी शेरनी और उसका बेटा भी वहां जाते हैं और वह ऋचा को देखकर दंग रह जाते हैं और बोलते हैं, तुम अब यहाँ क्या लेने आई हो? चली जाओ हमारे सामने से। तुमने हमारा मान और भरोसा तोड़ा है। रानी शेरनी जब ये सब बकवास सुनती है तो वह बोल पड़ती है, ये सब क्या बोल रही हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये सब बोलने की? शेरनी माँ, आप चुप हो जाएं। यही मेरा वो परिवार है जिसने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे अंधेरे में छोड़ दिया था, और वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे आप मिल गई, वरना आज ना जाने में कहाँ होती। और ये अब अपनी करतूतों को छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। गब्बर शेर ये सब सुनकर हैरान होता है और बोलता है, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम हमें छोड़कर गई थी, वो भी हमारे दुश्मन के साथ। हमने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। भला कोई बाप अपनी बेटी को छोड़ सकता है? आपने सही कहा शेर महाराज, लेकिन आपने नहीं बल्कि आपकी पत्नी ने इसे पराया किया था। अब रानी शेरनी शेर को उस दिन घटी सारी घटना की सच्चाई बताती है। गब्बर शेर जब अपनी पत्नी और बेटे का सच सुनता है तो वह तो कुछ देर तक विश्वास ही नहीं कर पाता है। गब्बर शेर महाराज, यही सब सच है। आपने अपनी हीरे जैसी बेटी को खोया था और मुझे जब यह मिली तो मैं तो धन्य हो गई। हाँ पिताजी, जब भाई मुझे जंगल छोड़कर चले आए थे तो यही मुझे वहाँ से लेकर गई थी और मुझे बिल्कुल अपनी संतान की तरह पाला है इन्होंने। मैं इनका एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। अब गब्बर शेर को अपनी पत्नी और बेटे पर बहुत गुस्सा आता है और वह उन्हें सजा के तौर पर कैद करवा देता है और शेरनी को अपने रिश्ते से भी आज़ाद कर देता है। अब ऋचा शेरनी अपने बाबा और रानी शेरनी के साथ मिलकर
खुशी खुशी जंगल में रहने लगती है। कुछ दिन बीतने पर रानी शेरनी जंगल का राज सिंहासन भी ऋचा शेरनी को सौंप देती है और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इस तरह से शेरनी की चालाकियों का पर्दाफाश होता है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। गद्दार दोस्त ने की शेर के खजाने की चोरी और दो शेर भाई। भाई, पिताजी ने बोला है कि जल्द ही हमें जंगल से लौटना है, लेकिन ये तो बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है। मैं तो कहता हूँ जंगल वापस चलते हैं भाई। अरे ध्रुव भाई, अब तो थोड़ी ही दूर का सफर बचा है और जल्द ही हम पहाड़ी पर पहुंच जाएंगे। मैं तो कहता हूँ चलते हैं और पिताजी का बताया हुआ काम करके जल्दी से वापस आते हैं। रघु और ध्रुव दोनों भाई नदी का रास्ता पार करते हुए एक खजाने की गुफा के पास पहुंचते हैं। अरे भाई, ये क्या, गुफा तो खाली है, सारा खजाना कहाँ गया? मैं क्या बताऊं कहाँ गया। मैं भी अभी तुम्हारे साथ साथ आया हूँ। चलो जल्दी से जाकर पिताजी को इसकी खबर देते हैं भैया। अब वो दोनों भाई तेज बारिश से जूझते हुए अपने जंगल वापस आते हैं और राजा बलविंदर शेर को सारे खजाने की जानकारी देते हैं। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? उस गुफा के बारे में हम तीनों के अलावा किसी को भी नहीं पता था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? बलविंदर शेर ये सब सुनकर बहुत परेशान था और वो वापस से उस गुफा के पास जाता है और वहां जाकर वो भी गुफा को खाली ही पाता है। ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी बरसों की कमाई हुई संपत्ति एक पल में चली गई। अब बलविंदर शेर निराश होकर जंगल में आता है। तभी तेज आंधी तूफान के चलते एक पेड़ टूटकर राजा शेर के ऊपर गिरता है, जिसके नीचे राजा बलविंदर दब जाता है और वह बहुत घायल हो जाता है और वह चिल्लाने लगता है। अरे मुझे कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। उसी समय बाला बाघ भी तेज बारिश से बचता हुआ वहां से भागता हुआ चला जा रहा था। बाला बाघ जब राजा शेर को वहां पेड़ से दबा देखता है तो वो उसे दौड़कर उस पेड़ के नीचे से बाहर निकालता है और उसे लेकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचता है। सुबह होती है और राजा बलविंदर शेर भी होश में आ जाता है। अब राजा बलविंदर शेर बाला बाघ से बोलता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बाला बाघ। अगर कल तुम न आते तो शायद आज मैं जिंदा भी ना बच पाता। तुम मेरे लिए एक भगवान का अवतार बनकर आए हो और तुमने मेरी जान बचाई। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलकर मेरी हवेली में रहो और मेरे सच्चे मित्र बनकर हमेशा मेरा साथ निभाओ। अब राजा बलविंदर शेर बाला बाघ को लेकर अपनी गुफा में आता है और अपने बेटों को आकर सारी बात बताता है। पिताजी, हम कल से कितने परेशान थे और हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। शुक्रिया बाघ अंकल, आपने हमारी मदद की और हमारे पिता की जान बचाई। अरे बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये तो मेरा फर्ज था और ये सब मैं कर सकता था, इसीलिए मैंने कर दिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ध्रुव और रघु बेटा, मैं तुम्हें बताना भी भूल गया, आज से बाघ अंकल हमारे साथ ही रहेंगे। जैसे इन्होंने हमारी मदद की, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी इनके लिए कुछ ना कुछ करें। इसीलिए मुझे ये सब ठीक लगा और मैंने बाला बाघ को हमारे साथ रहने को बोल दिया। ठीक है पिताजी, आपने बहुत अच्छा किया। अब बाला बाघ राजा बलविंदर शेर का मंत्री बनकर उनके साथ ही हवेली में रहने लगता है। अगली सुबह होती है और बाला बाघ राजा बलविंदर शेर से बोलता है, महाराज, मैं आपको कल से देख रहा हूँ, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बात है आखिर? आप मुझे बता सकते हैं महाराज। बाघ भाई, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मेरी बरसों की मेहनत को किसी ने एक पल में ही खाली कर दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। क्या महाराज, आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझे खुलकर बताएं। बाला भाई, ना जाने किसने मेरा सारा खजाना लूट लिया और मैं सोच सोच कर परेशान हूँ कि आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता है, लेकिन मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। महाराज, कहीं आपका कोई दुश्मन तो नहीं? मुझे तो लगता है कि उसी ने ये सब करा होगा। अब राजा बलविंदर शेर
अपनी सालों पुरानी दुश्मनी याद करता है और वह बाला बाघ को उसके बारे में बताता है। आज से 10 साल पहले मेरा एक झगड़ा हुआ था, वो भी मेरे सच्चे मित्र से। तब भी मैं ऐसे ही बद्रीपुर जंगल का राजा था और मेरा एक बाघ दोस्त था जिससे मेरी बचपन की गहरी दोस्ती थी। सभी जंगलवासी हम दोनों की दोस्ती की मिसालें देते थे, लेकिन एक दिन उसे ना जाने क्या हो गया और उसके मन में लालच आ गया और उसने मुझसे बोला, बलविंदर भाई, कल मैं गोदावर जंगल गया था और वहाँ की राजा शेर ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है और उन्होंने आपको खाने के लिए आमंत्रित किया है। शायद उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी है। लेकिन बद्री भाई, मैं कैसे जा सकता हूँ? शेरनी माँ बनने वाली है और उसे किसी भी टाइम मेरी जरूरत पड़ सकती है। फिर मैं कैसे जाऊँ? तुम जाकर अपने आप से पता कराओ। बलविंदर मेरे दोस्त, मैंने राजा शेर को पहले ही ये सब बोल दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे बताने से मना कर दिया और उन्होंने आपको ही बुलाया है। और तुम रानी शेरनी की फिक्र क्यों करते हो? उनके लिए मैं हूँ, तब तक उनका मैं ख्याल रखूंगा। ऐसा कहने पर मैं वहाँ से चला गया। उसी रात शेरनी भी माँ बन गई और उसने 2 बेटों को जन्म दिया। लेकिन इसी बीच उस बद्री ने शेरनी को मार दिया। जब मुझे पता चला कि शेरनी का कातिल कोई और नहीं, खुद मेरा दोस्त है, तो मैंने उसे भी मारना चाहा, लेकिन मेरी दोस्ती फिर बीच में आ गई और मैं उसे मार नहीं पाया और मैंने अपने दुश्मन को ऐसे ही खुला छोड़ दिया और अपने जंगल से बाहर कर दिया। अब मुझे लगता है कि शायद उसने ही ये सब किया होगा, वरना और किसी से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और मेरी तो उससे भी कोई दुश्मनी नहीं है। वो मेरा जिगरी यार था, मैं तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, लेकिन उसने ही मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया था। बाला बाघ जब यह सब सुनता है तो वो बिना कुछ बोले जंगल में चला जाता है और पूरा दिन वो परेशानी में इधर उधर भटकता है। अगली सुबह होती है और बाला बाघ फिर से राजा बलविंदर शेर के पास जाता है और उसे जाकर बोलता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ये सब बोलकर बाला बाघ अपने असली रूप में आता है। असल में बाला बाघ एक दूसरी खाल पहनकर राजा बलविंदर शेर के पास आया था और अब की बार उसका प्लान था शेर के पूरे परिवार को खत्म करके उस पूरे जंगल पर और उसकी हवेली पर राज करने का। और इसी कोशिश में उसने राजा बलविंदर शेर का सारा खजाना भी चुराया था। असल में वही उस खजाने का लुटेरा था। तुम अब फिर से मेरे साथ एक बड़ा धोखा करने वाले थे। तुम कभी नहीं सुधर सकते। मैंने सोचा था कि तुम अब सुधर गए होंगे, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी नफरत भरी थी। बलविंदर मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। असल में ये सब मुझसे करवाया गया और मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया गया। दरअसल जिस दिन तुम गोदावर जंगल गए थे, उससे एक दिन पहले मैं चीतों की पहाड़ी गया था। वहाँ के चीते सरदार ने मुझे बताया था। अरे बद्री, तुम आज मेरे पास? खैर तो है। मैंने सुना है तुम दोस्ती पूरे मन से निभा रहे हो। हाँ यार, मेरा दोस्त है इस काबिल, तो फिर क्यों ना निभाऊं। अरे तुम्हें ये गलत फहमी है। कल मैंने उसकी बातें सुन ली थी और वो रानी शेरनी को बोल रहा था कि वो तुम्हें जल्द ही मारकर अपने रास्ते से हटा देगा और फिर पूरे जंगल पर अकेला हुकूमत करेगा। ये सब सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे लगा कि तुम सच में मुझे मारने वाले हो। और जब कल मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मेरा दिल भर आया और मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने हीरे जैसे दोस्त को गलत समझ लिया था। मुझे माफ कर दो शेर दोस्त। बलविंदर शेर जब उन चीतों की चालाकी सुनता है तो वह बद्री को लेकर उनके पास जाता है। जब चीते उन दोनों को एक साथ देखते हैं तो घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अरे रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो हम आए हैं। तुम्हें क्या लगा तुम अपनी चालाकी से इस जंगल पर हुकूमत कर लोगे? मैंने तुम्हें उस दिन भी वार्न किया था जब तुमने मेरे बेटों को मारने की कोशिश की थी, और तब तो तुम बच गए थे, लेकिन आज नहीं बच पाओगे। क्या इन्होंने इतनी बड़ी हरकत भी की? आज तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब वो दोनों मिलकर उन सभी को मार डालते हैं और अपने बीच से असल दुश्मनी की दीवार को खत्म करते हैं और फिर से अपने जंगल वापस आते हैं और फिर से
सभी जंगल वासियों के सामने अपने फिर से एक साथ होने का ऐलान करते हैं। अब गब्बर शेर के दोनों बेटे भी बहुत खुश थे और सभी जंगलवासी उन दोनों को फिर से जंगल का राजा स्वीकार करते हैं और राजा बलविंदर शेर का सारा खजाना भी वापस आ जाता है और वो सभी फिर से खुशी खुशी रहने लगती हैं। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर दोस्ती सच्ची और साफ मन से निभाई जाए तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है और दोस्ती एक ऐसा अटूट रिश्ता होता है जो अपने सच्चे दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरता है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।